गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में कैपिटल बस्टिंग आपसे डिस्कस किया था। कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स जो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक पार्ट है, जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है, क्या जैसे इन्वेस्टमेंट ओरिजिन होता है, उसका आता है प्रपोजल आता है, उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद डिफरेंट प्रपोजल्स को कंपेयर करके स्क्रीनिंग होने के बाद सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फॉलो अप होता है। तो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस में जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें हम लोग बात करते हैं। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, उसके पहले हमें कुछ उसके प्रमुख जो घटक है वो समझना चाहिए। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, उसकी टेक्निक्स क्या है। तो जब अपन बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है एस्टिमेटिंग कैश आउटफ्लोज। अब ये आउटफ्लोज क्या है? आउटफ्लोज का मतलब है कि कोई भी प्रपोजल अपने पास आता है या ऑफर आता है या कोई भी प्रोजेक्ट का प्रपोजल हमारे पास आता है, तो हमें ये एस्टिमेट करना है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। जो कॉस्ट आएगी वो उसका आउटफ्लोज है। जैसे कोई मशीन खरीदनी है और आपके सामने प्रपोजल है 5 लाख की मशीन है, तो आउटफ्लोज क्या होंगे? 5 लाख के आउटफ्लोज होंगे। तो कोई प्रोजेक्ट यदि अपन लेना चाहते हैं, कोई प्रपोजल हमारे अंडर कंसिडरेशन है, तो हम देखते हैं कि कैश आउटफ्लोज इसमें क्या होगा। सेकंड बात आती है एस्टिमेटिंग कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका यह मीनिंग है कि कंपनी यदि कोई खर्चा करना चाहती है तो वो ये भी चाहती है कि हमें उसके इनफ्लोज क्या होंगे। यदि हम उस प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो उससे हमें रिटर्न क्या मिलेगा। तो इनफ्लोज के लिए हम लोग जब टेक्निक पढ़ेंगे तब और हम बात करेंगे, पर इनफ्लोज के बारे में मैं बताऊँ आपको कि यदि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एनुअल जो प्रोडक्शन होगा, उसके बाद एनुअल सेल्स रिवेन्यू हमको मिलेगा, वो उसका इनफ्लोज होगा। पर एनुअल सेल्स रेवेन्यू आने से इनफ्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमको डिडक्ट करने होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या जुड़ा हुआ है? कुछ नॉन कैश आइटम, जो कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो आपके पास टैक्स आया। अब ये जो टैक्स है ये हम लोग चुकाते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट में से टैक्स चुकाएंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और जब ये हम कैश इनफ्लोज एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नॉन कैश आइटम है उसका एक एग्जाम्पल है अपने पास डेप्रिसिएशन का। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको रिबेट दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस हो गया और उससे टैक्स की हमको रिबेट मिल गई। बट क्योंकि हमको कैश इनफ्लोज निकालने हैं तो हम इस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, वापस ऐड करते हैं। तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो ये एक एस्टिमेट करने का हमारे पास तरीका है कि एनुअल सेल्स रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम टैक्स को माइनस करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हम लोग वापस डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन आते हैं। तो ये कहलाता है हमारे पास एस्टिमेटिंग कैश इनफ्लोज। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रोल होती है डिटरमाइनिंग कट ऑफ रेट। ये कट ऑफ रेट क्या है? कट ऑफ रेट का मीनिंग है कि कंपनी ये चाहती है कि यदि कोई प्रोजेक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें किस रेट से हमें उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये डिटरमिन करना होता है कि हमें 10% का रिटर्न चाहिए उस कॉस्ट से, या हमको 5% का चाहिए, 2% का चाहिए, तो दैट इज नोन एज कट ऑफ रेट। रैंकिंग द प्रपोजल्स। कई बार क्या होता है कि कई ऑफर्स आते हैं, कई प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, एक्स कंपनी ने दिया, वाई कंपनी ने दिया, जेड कंपनी ने दिया। तो वो जो 3 कंपैरेटिव हमारे पास आ गए एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का जो रिटर्न है उसको अपन रैंकिंग करते हैं कि फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, इन तीनों में से सबसे प्रेफरेबल कौन सा है। जब रैंक देंगे तो हम जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल हमारे लिए होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और रिमेनिंग प्रपोजल्स
रिजेक्ट करेंगे, तो हम लोग उनको रैंक कर सकते हैं। एनालाइजिंग रिस्क का क्या मतलब है कि कौन से प्रोजेक्ट को हम यदि इंट्रोड्यूस करेंगे तो किसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा फैक्टर ही रिस्क का है कि रिस्क कितनी इन्वॉल्व है। हायर द रिस्क हायर द बेनिफिट्स, लोअर द रिस्क लोअर द बेनिफिट्स। एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट में अपन क्या कहते हैं कि किस कंपनी का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे, उसकी कुछ गुडविल है, उसके नॉन मॉनेटरी में मॉनेटरी कोई बेनिफिट्स अपन नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट ऑफर करने वाली कंपनी है जिससे हम ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं या कोई उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी भी मार्केट में क्या रेपो है, क्या गुडविल है, क्या रेपुटेशन है, ये भी एक काउंट करता है जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है। तो ये कंपोनेंट्स है किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के पहले हम लोग ये सारी एक्सरसाइज करते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। जो हमारा हमको समझना है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टेक्निक्स के बारे में। जब अपन ने प्रोसेस की बात कर ली, कंपोनेंट्स की बात कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वो टेक्निक्स में अपन दो तरह भागों में बांटते हैं, तो ट्रेडिशनल और एक DCF टेक्निक या मॉडर्न टेक्निक। ये टेक्निक्स आज तो हम इसमें केवल मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन बोल रही हूँ। ट्रेडिशनल में किसको कैटेगराइज किया गया, अर्जेंसी मेथड को, पेबैक पीरियड मेथड को, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को। यानी अर्जेंसी में तो क्या लेते हैं कि बहुत पहले ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, लाइक हम बिरला की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, जो अर्जेंसी बेसिस पे या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अति आवश्यक होने पर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया करती थी। बहुत पहले अर्जेंसी बेसिस पे हम प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करते थे और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते थे। यदि वो प्रोजेक्ट लगता था जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे अति आवश्यक होने पर, अपरिहार्य विधि या अर्जेंसी मेथड, जिससे कि हमको एक्सेप्ट करना ही करना है या रिजेक्ट करना ही करना है, तो हम उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसको एक्सेप्ट करते थे। सेकेंड आता है पेबैक पीरियड, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कितने समय बाद हमको वो कंपनी कॉस्ट को रिकवर करके कॉस्ट रिकवर हो जाए। पे बैक, दोबारा चुकाना, उसको अपन कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड। तीसरा आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी एवरेज तौर पे यदि वो प्रोजेक्ट हम इंट्रोड्यूस करें तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, या हमको रिटर्न जो होता है उसको कंपेयर करते हैं, उसको जज करते हैं कि वो प्रेफरेबल है या नहीं है। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है DCF टेक्निक, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, जो मॉडर्न टेक्निक्स भी कहलाती है। उसकी कुछ मेन हमारे सामने जो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये तीनों मेथड्स तो कैसे काम। अर्जेंसी तो मैंने आपको बताया कि अपरिहार्य जिसको कहते हैं, जिसको छोड़ नहीं सकते, अर्जेंसी बेसिस पे, जैसे आज की आज हमें कुछ प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वॉट एवर इज द कॉस्ट। और बाकी जो है ये पेबैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हम कैलकुलेट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो हम करेंगे डिस्कस। और ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे।